फैसल वाडा साहब इसको माफी मांग लेंगे और वो कहेंगे मैंने तो जजों के बारे में ये नहीं कहा। इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम मैदान में आई है। ये अदलिया तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और मिलिट्री तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। जुदाई जो मैच शुरू हुआ है ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। ए टीम अगले राउंड में मैदान में आई। जज कोई अलग मुकद्दस गाय हैं कि उनको ड्यूल नेशनैलिटी रखने का हक है और किसी को ड्यूल नेशनैलिटी रखने का हक नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार यास और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? सर मैं ठीक हूँ और आज मैं मुल्क के हालात की बात नहीं करूंगी, वरना आपने कहना है कि कभी आप खराब कर देती हूँ, मोस्टली आप खराब ही कर देती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ अदालती कार्रवाइयों को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस दे लिया है। अंदर की बात क्या है? देखिए, आज अतर मनीला साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आप पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो जो फैसल वाडा ने कहा है ना कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाया जाएगा, वो अतर मनीला साहब ने उस पर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है और सु मोटव लिया गया है। मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब इसको माफी मांग लेंगे और वो कहेंगे मैंने तो जजों के बारे में ये नहीं कहा और जजों के बारे में ये नहीं कहा, और मेरे ख्याल में मामला रफा दफा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस वक्त अदलिया जो है वो तौहीन अदालत में फैसल वाडा को सजा दे सकेगी, क्योंकि इस वक्त अदलिया के साथ काफी महाजराई जारी है। मुझे नहीं लगता कि वो सजा दे सकेंगे। बहरहाल सु मोटव लिया गया है। अब बात यह है कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई हैं। आज भी ओन चौधरी ने, ताहिर इकबाल ने और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। कल भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी। वो फैसल वाडा का एक फिक्रा जरा चुप गया है, वरना सब ने जो है वो कुछ 6-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इस वक्त गवर्नर सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अदलिया के हवाले से, और बिलखुलूल बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। मैं समझता हूँ अभी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम मैदान में आई है। ये जो 6-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं ना, ये माहौल को गरमाने के लिए हैं। अभी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ए टीम नहीं उतारी है। ये देखा जाएगा कि इसके बाद अदलिया अगर आगे लड़ने के लिए तैयार है तो फिर वो ए टीम को भी उतारा जाएगा, फिर पार्लियामेंट को भी यूज किया जाएगा, फिर कैबिनेट को यूज किया जाएगा, फिर सेनेट को यूज किया जाएगा, फिर सब जगह तकारीर अदलिया के खिलाफ होनी होगी और फिर एक महाजराई शुरू हो जाए। लिहाजा अगर तो ये महाजराई उस सतह पर जानी है जैसे बंदियाल साहब के दौर में थी, या उस सतह पर जानी है, उसका तो फिर मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता काजी फायज ईसा महाजराई को उस सतह पर ले जाना चाहेंगे। आज देखे ना, उन्होंने इमरान खान को जो वीडियो लिंक पे बुलाया भी, लेकिन एक लफ्ज बोलने नहीं दिया। चुप करके सुन सुन कार्रवाई सुनवाई और वापस भेज दिया। तो काजी फायज ईसा ने इमरान खान को पेश भी करा लिया और हुकूमत को भी कोई ऐसी एम्बेरसमेंट नहीं हुई है कि जी इमरान खान की को आधा घंटा तकरीर हो जाती, उसके दलाइल सुनने लग जाते, वो अदालत से खिताब करने लग जाते। तो ऐसा तो कुछ ने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये अभी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम जो है वो बाबर सत्तार साहब और ये जजिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को जवाब दे रही है। अब ये बी टीम जो है ये आगे किस हद तक जाती है ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वो शायर पर सेक्टर कमांडर को बुलाने की बात हुई है, तो मुझे लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फुल महाजराई का मूड है। वो दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुफिया इदारों के एहलकारों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो भी महाजराई जारी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी जारी है। अब बीच बचाव तो सुप्रीम कोर्ट ने कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खड़े होना है या बीच बचाव कराना है हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुझे लगता है बीच बचाव कराया जाएगा, क्योंकि अगर ये महाजराई बढ़ती है तो फिर इसका सबको नुकसान होगा और एस्टेब्लिशमेंट भी फिर किसी हद तक, आखिरी हद तक जाएगी, और वो आखिरी हद कुछ भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, जिस तरह उनको ललकारा जा रहा है, उसमें तो फिर एस्टेब्लिशमेंट दीवार से लगती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक है या अदलिया ठीक है, मुझे दोनों नहीं ठीक लगते। अगर एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है तो अदलिया का भी बेपनाह कसूर है। अगर एस्टेब्लिशमेंट सियासी तौर पर एक तरफ झुकी हुई है तो अदलिया भी सियासी तौर पर एक तरफ झुकी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव हुकूमत की तरफ है तो अदलिया का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है, इसमें कोई दो राय है।
इसका मतलब अदलिया की अपनी सियासी जमात है और एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सियासी जमात है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासी जमात के साथ खेल रही है और अदलिया अपनी सियासी जमात के साथ खेल रही है। और ये दोनों जो इदारे हैं, ये असल में पॉलिटिकल पोलराइजेशन में एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं, जो कि ठीक नहीं है। दोनों को गैर सियासी होना चाहिए, असूली बात तो ये है। लेकिन किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट के स्टेक्स अदलिया से तो ज्यादा है। अदलिया के क्या पॉलिटिकल स्टेक्स हैं? एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है हमने मुल्क का दिफा करना है, सरहदों का दिफा करना है, हमारे पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं, और हम 70 साल से कर रहे हैं। ये अदलिया को हक हुक्मरानी का शौक कहाँ से लग गया? इनका क्या स्टेक है? इन्होंने तो आम आदमी को इंसाफ देना है। बहरहाल हम एक नई एस्टेब्लिशमेंट अदलिया की सूरत में पैदा कर रहे हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट, नई एस्टेब्लिशमेंट पुरानी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है। मतलब जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, ये आम आदमी के लिए तो नहीं है। ये लड़ाई तो है पाकिस्तान के आम आदमी के लिए नहीं है, तो तहरीक इंसाफ के लिए लड़ाई हो रही है कि अदलिया तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और मिलिट्री तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। बहरहाल ये अभी इब्तदाई जो मैच शुरू हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। ए टीम अगले राउंड में मैदान में आई। सर, जैसा कि भी आपने नैब कदम केस का ज़िक्र किया, तो इस मुतालिक आपसे पूछना चाहूँगी, जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ये क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो केस है ना नैब तरमीम वाला, ये इर्रेलेवेंट हो गया है। ये नैब तरमीम की गई थी जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब मुस्लिम लीग नून पर नैब के केसेस थे, और उन्होंने अपने केसेस के लिए ये तरमीम की थी। उमर इमरान खान साहब अदालत में चले गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि इस पे तो इससे तो ये सारे बच जाएंगे, इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। और उमर अताब बंदयाल साहब ने ये सारी तरमीम जो है वो कैंसिल कर दी, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सबके केस बहाल कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि उमर अताब बंदयाल ने जब केस बहाल कर दिए, तो उसके बाद भी ये सारे केस खत्म हो गए। आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है, प्रोसेस में सारे केस खत्म हो चुके हैं। अगर इमरान खान की जो पिटीशन है कि नैब तरमीम जो है उनको कालअदम करार दिया जाए, ये मान भी लिया जाएगा, तो हुकूमत का या हुक्मरान जमात का या मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। वो केसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से खत्म हो गए हैं। उनमें नैब तरमीम को इस्तेमाल ही नहीं किया गया, वो बगैर नैब तरमीम के खत्म हो गए हैं। लिहाजा इस केस का जो भी फैसला हो जाए, फर्ज कर ले इस वक्त ये केस को हुक्मरान जमात के गले का फंदा नहीं है, वो टाइम गुजर गया। उन्होंने वो टाइम गुजार लिया और इन तरमीम के बगैर ही अपने केस खत्म कर लिए। इमरान खान को भी कोई सियासी फायदा नहीं होगा। लिहाजा अब ये एक गैर अहम केस है मेरे नजदीक। बाकी ये बात ठीक है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है कि पार्लियामान को कानून बनाने का हक है और वो अदलिया के बारे में भी कानून बना सकती है। तो अगर पार्लियामान अदलिया के बारे में कानून बना सकती है, तो फिर नैब के बारे में क्यों नहीं बना सकती? यही बात आज सारे जजेस कर रहे थे कि पार्लियामान को कानून बनाने का हक हासिल है। और सबसे ज्यादा नैब के बारे में ऑर्डिनेंस तो इमरान खान के दौर में जारी हुए हैं, जब वो अदालत पार्लियामान से तरमीम नहीं करा सकते थे, तो ऑर्डिनेंस नैब के बारे में जारी कर देते थे, कभी बिजनेसमैनों पे, कभी किसी को बचाने के लिए। और तो इसलिए मेरे ख्याल में नैब तरमीम का जिक्र आएगा तो इमरान खान के दौर में जारी होने वाले नैब ऑर्डिनेंस का भी जिक्र आएगा। इसलिए आज काजी फायद ईसा इमरान खान की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि आप पॉइंट नोट कर लें, आपने इनका जवाब देना है। सर, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जो खत है, ये क्या मामला है? देखिए, फैसल वाडा साहब ने बाबर सत्तार साहब की यूएस नेशनैलिटी और ग्रीन कार्ड के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा था। उस खत का 15 दिन तक तो जवाब ना दिया गया, लेकिन जब फैसल वाडा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज उसका जवाब दे दिया गया है। देखिए, मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उस खत में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए दोहरी शरीयत का कानून नहीं है, और एक आदमी ड्यूल नेशनैलिटी के साथ भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब देखिए ना, अगर आप ड्यूल नेशनैलिटी के तहत साथ जज बन सकते हैं, तो आप फिर ड्यूल नेशनैलिटी के साथ जर्नैल भी बन सकते हैं। आप ड्यूल नेशनैलिटी के साथ जज बन सकते हैं, तो आप ड्यूल नेशनैलिटी के साथ वजीर आजम भी बन सकते हैं। या जज कोई अलग मुकद्दस गाय हैं कि उनको ड्यूल नेशनैलिटी रखने का हक है, और किसी को ड्यूल नेशनैलिटी रखने का हक नहीं, बाकी कोई रखे तो वो नाअहल हो जाएगा। लेकिन अगर जज ड्यूल नेशनैलिटी रखेगा तो वो नाअहल नहीं होगा। ये कैसा कानून है, और अदलिया ने अपने आप को मुकद्दस गाय कैसे कर लिया है? इसी तरह ग्रीन कार्ड के लिए एक हलफ है।
वो हलफ वेबसाइट पे पड़ा है, मुझे कोई दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नाज़रीन को उस बारे में कोई इबाम है तो वो जाके ग्रीन कार्ड का ओथ जो है वो पढ़ लें। मेरा सादा-सा सवाल है कि अगर किसी ने ग्रीन कार्ड का ओथ लिया हुआ है और साथ पाकिस्तान के आइन का ओथ, 2 ओथ इकट्ठे कैसे चलेंगे? आप मेरी बात समझे ना, ग्रीन कार्ड का ओथ और पाकिस्तान के आइन और कानून की सरबलंदी का ओथ एक एक फर्द 2 ओथ के साथ कैसे चल सकता है? उन्होंने ग्रीन कार्ड का भी हलफ लिता होया और पाकिस्तान दे आइन कानून का हलफ भी लिता होया। तो मेरे ख्याल में जिन जिन ओहदों के लिए हलफ की ज़रूरत है, आप हलफ उठाते हैं, उन ओहदों के लिए उन ओहदों से ले के लिए में ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। ये भी अजीब बात है कि जी जब आप किसी को जज लगाते हैं तो आप उससे ये पूछते ही नहीं है कि तुम्हारे पास ड्यूल नेशनैलिटी है या नहीं है। आप उससे उसकी शहरियत के बारे में पूछते ही नहीं है कि भाई तू पाकिस्तान के साथ और किस-किस मुल्क की लेकिन शहरियत सर है। मैं आपको यहाँ पर ना थोड़ा-सा इंटरप्ट करके एक बात करना चाहूँगी कि जो अतर मिर्ज़ा साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि ये बात डिस्कस की गई थी और जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उनकी जानिब से इस बात पर काफ़ी गुफ्तगू हुई थी। देखिए इसका बताया कोई क्या था? रिटर्न तो है नहीं। कहाँ लिख कर बाबर सितार साहब ने बताया कि मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। वो कहते हैं मुझे ज़बानी बताया, वो कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़बानी डिस्कस हुआ। ये ज़ुबानी तो कुछ नहीं होता ना। बहरहाल ये बात तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के उनको ये इन्फॉर्म करना चाहिए था और उसके ऊपर लिखकर कार्रवाई के देखें उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एक कार्रवाई पर इबाहम पैदा हुआ। उमर अता बंदयाल साहब ने उसकी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जारी कर दी मीडिया को, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। इसका मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो भी कार्रवाई है वो रिकॉर्ड होती है। उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है तो सुनवा दें। अगर बंदयाल साहब अपने दौर में ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जारी कर सकते हैं इबाम पैदा होने पर, तो आज वो अतर मनीला साहब भी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी करवा दें कि देखिए उसमें डिस्कस हुआ था। और अगर मैं कहता हूँ डिस्कस हुआ भी है, फर्ज कर लें, तो भी मैं असूली तौर पे इस बात के खिलाफ हूं कि हाई कोर्ट का जज ड्यूल नेशनल होना चाहिए। हो सकता है इन प्रिंसिपल ही मैं इस बात के खिलाफ हूं कि एक आदमी ने जो पाकिस्तान के आइन और कानून का हलफ लिया है, उसने किसी और मुल्क से वफादारी का भी हलफ लिया हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? और फिर एक आदमी जो पाकिस्तान में हाई कोर्ट का आला अदलिया का जज है, उसको एक और मुल्क की शहरियत रखने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान ने उसे जितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उसको जो मुकाम दिया है, उसके बाद वो अमेरिका का आम शहरी होना भी चाहता है। और अगर ड्यूल नेशनैलिटी के लोग ही हमने जज लगाने हैं तो फिर हम अमेरिका से गोरे लाके जज लगा लेते हैं। उनको भी साथ पाकिस्तानी नेशनैलिटी देके गोरे जज ना लगा लें यहाँ पे। फिर सन ऑफ सॉइल्स को जज लगाने की क्या जरूरत है? ये देसी गोरे जरूर लगाने हैं कि जिनके पास पाकिस्तानी भी है और अमेरिकी शहरियत भी है। वो लगा लें जिनके पास अमेरिकी शहरियत भी है और उनको पाकिस्तानी देकर उनको जज लगा लें। ये कैसा मजाक है? लिहाजा मेरा ख्याल है कि कोई भी जज जो ड्यूल नेशनल है, उसे वो जज नहीं हो सकता। और अगर कानून में ऐसी कोई गुंजाइश रखी गई है तो वो गलत गुंजाइश है। उसको रिविजिट करने की जरूरत है। और जिस तरह एक वक्त में जितने ब्यूरोक्रेट ड्यूल नेशनल थे या सबकी डिग्रियां चेक हुई थी, उन जो ड्यूल नेशनल थे उनको फारग किया गया था। इसी तरह जो जज ड्यूल नेशनल है, उनको जज रहने का कोई राइट नहीं है। मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि बाबर सितार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑडियो लीक्स में बड़ा कमाल कर दिया है, उनकी उनके फैसले बहुत जानदार है, लेकिन वो ड्यूल नेशनल है। और अगर पूरी अदलिया में ये ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए कि जो ड्यूल नेशनल है या वो या जज हो सकता है या ड्यूल नेशनल हो सकता है। सबसे अल्फिया बयान लेने की जरूरत है कि आप में से कौन कौन ड्यूल नेशनल है। इनके बच्चे भी ड्यूल, चलो जी बच्चे बेगम पर तो इनका असर जोर नहीं चलता, लेकिन इनका कम से कम मैं ये समझता हूं कि इनको खुद तो ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। ये तो रियासत पाकिस्तान के इंसाफ के लंबरदार हैं। ये तो कम से कम पूरे पाकिस्तानी हों। अगर ये भी आधे पाकिस्तानी होंगे और इनके पास आधी कोई दूसरे मुल्क की शहरियत होगी, तो फिर क्या क्या हम इनसे तवक्को कर सकते? ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा का। तो सीएम केपी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ धमकी दी गई थी कि उनकी जानिब से धमकी तो दी गई थी, उसके साथ-साथ ये भी कहा गया था कि हम सस्ती बिजली आपको फराहम करते हैं, लेकिन हमें इन रिटर्न महँगी बिजली दी जाती है और फिर उस पर ये कि जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उससे हम तंग आ गए हैं। दूसरा, हमारे लोगों को चोर कहना बंद करें। धमकी ये दी गई थी कि अगर
गैर एलानिया लोड शेडिंग की बंदिश ना की गई, ये जो लोड शेडिंग है इसको ना रोका गया तो हम पेस्को ऑफिस पर भी हमला कर लेंगे, अपना शेड्यूल जारी करेंगे। तो उस पर अब ये पेशरफ्त हुई है कि जो चीफ इंजीनियर है उनकी जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की बंदिश कर दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या उनकी जीत हुई है या एक बार फिर से सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में पहली बात तो ये है कि उनको वफ़ाक के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी, तो वफ़ाकी हुकूमत को उस पे एक्शन लेना चाहिए था। उसके लिए गंडापुर के सुल्तान रई तड़ियों की का इंतज़ार क्यों किया गया, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह वफ़ाक सूबे के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसे सूबे को भी वफ़ाक के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह तो कल वफ़ाक भी इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, फिर ये कहेंगे कि वफ़ाक तड़ी लगा देगा कि अगर ये ना हुआ तो हम फिर ये कर देंगे, तो फिर वो अफ़सर वो कर देगा तो हम कहेंगे वफ़ाक जीत गया। ये रवायत ही गलत है, एक मुदाखलत की। अगर उनको कुछ था तो उन्हें वफ़ाक से जाके बैठ के बात करनी चाहिए थी, पब्लिकली तड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वफ़ाक अभी गंडापुर साहब के साथ लड़ने के मूड में नहीं है। अभी वफ़ाकी हुकूमत के डिज़ाइन में गंडापुर साहब के साथ लड़ाई और महाजराई नहीं है और वो अकेले ही अगर लड़ाई करते रहेंगे तो उसका उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी गंडापुर साहब के जो है से लड़ाई वफ़ाक के और एस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइन में नहीं है, लिहाज़ा उनकी ऐसी तड़ियों को इग्नोर किया जा रहा है। जब ये लड़ाई डिज़ाइन में आ जाएगी, फिर वो छींक भी मारेंगे तो पकड़े जाएँगे। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।